यूपी बोर्ड से कॉमर्स विषय का अध्ययन करने वाले द्वादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। जिन्होंने सांख्यिकी एक वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना है, आज वो सभी बच्चे पढ़ेंगे समग्री आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों का वर्गीकरण देखिए, समग्री संकलन के पश्चात फिर उनका संपादन यानी कि एडिटिंग की जाती है। प्रायः सामग्री संकलन करते समय बहुत सी अनावश्यक सामग्री भी एकत्रित हो जाती है। बाद में इस सामग्री की जांच की जाती है। सही निर्वचन करने और ठीक निष्कर्ष निकालने के लिए असंगत और अनुपयुक्त सामग्री को निकाल देना पड़ता है। तो सांख्यिकीय अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े प्रायः बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं और अव्यवस्थित रूप में मिलते हैं। ठीक है ना, जो एकत्रित आंकड़े हैं वह बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और अव्यवस्थित रूप में होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें आसानी से ना तो समझा जा सकता है और ना उन्हें एक साथ देखा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए आपको जिस उद्देश्य के लिए आपने उन्हें एकत्रित किया है, उस उद्देश्य से आप उन्हें समझ सकें, जान सकें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा। और ऐसा करके आप उन्हें सरल और समझने योग्य बना सकेंगे और उनके जो मुख्य लक्षण और जो विशेषताएं हैं वह भी आसानी से आप समझ सकेंगे। प्रोफेसर FC मिल्स क्या कहते हैं इस बारे में? सांख्यिकीविद यानी स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, उनका पहला कार्य है संख्याओं को ऐसे ढंग से संगठित करना कि उपस्थित उद्देश्य के लिए समंकों का महत्व समझा जा सके। उसी प्रकार के आंकड़ों के समूह से उनकी तुलना की सुविधा भी हो जाए और आगे का विवेचन संभव हो सके। दरअसल मिल्स जो थे, प्रोफेसर FC मिल्स, ये बात कर रहे थे सांख्यिकी के वर्गीकरण के महत्व की, क्योंकि जब आंकड़ों के साथ यह सब कुछ किया जा सकेगा जो इसमें कहा गया है कि उन्हें समझा जा सके, उसी प्रकार के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके ताकि आगे का विवेचन हो सके, ये किया जा सके, सब इसके लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण। तो हिग्स भी इस बारे में कुछ बात कहते हैं कि वर्गीकृत और क्रमबद्ध तथ्य जो होते हैं वह स्वयं बोलते हैं। अव्यवस्थित रूप में वे मांस के समान मृत होते हैं। देखिए, बोलता कौन है? जीवित व्यक्ति बोलता है ना। और अगर आंकड़े व्यवस्थित कर दिए जाएं तो वह स्वयं बोलने लगते हैं। अगर वह एक क्रम में रख दिए जाएं, वर्गों में रख दिए जाएं, तो वह स्वयं अपनी बात करते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं। अगर वो आंकड़े अव्यवस्थित हैं तो वह मांस के एक टुकड़े के समान है, जो कि जीवित नहीं कहा जा सकता, जीवित प्राणी नहीं कहा जा सकता। एक डेफिनेशन और है आगे कॉर्नर की, जो इस संबंध में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि वर्गीकरण जो है वह तथ्यों को उनकी समानता, सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। देखिए, तथ्य जो है ना, उनको उनकी समानता के आधार पे, या सादृश्यता का मतलब है जो एक जैसे दिखने वाले हैं, समानता और एक जैसे अपीयरेंस वाले जो तथ्य हैं, उनको समूहों में या वर्गों में इस तरह से एक क्रम में रखने की क्रिया है वर्गीकरण, जिससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि किसी एक समूह विशेष में एक जैसे गुण वाले कौन कौन सी और कितनी कितनी मात्रा में तथ्य हैं। ठीक, तो कॉर्नर की परिभाषा और इसके अलावा हिग्स की परिभाषा, प्रोफेसर FC मिल्स की परिभाषा, इसमें सबसे जो बेहतर परिभाषा है वो है कॉर्नर की परिभाषा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए और एक हिग्स की परिभाषा याद कर लीजिए। इन्हें दो आप अपने नोट्स में शामिल कर लें। उसके बाद आती है कि आंकड़ों को ऊपर जैसे बताया गया है उसी आधार पे अगर आप इन्हें वर्गों में विभाजित कर लेते हैं ताकि उक्त यानी कि पहले बताए गए जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो जाए, तो ये पूरी जो विधि होगी इसको वर्गीकरण कहा जाएगा। ठीक है, वर्गीकरण जो है ना वो कई आधार पे होते हैं, इनके करने के कई आधार हैं। पहला आधार है गुण के आधार पे वर्गीकरण। एक ही गुण वाले आंकड़ों को एक वर्ग में रखा जाता है, दूसरे गुणों वालों को दूसरे वर्ग में रखा जाता है। जैसे कि किसी कॉलेज के छात्रों का विषय या जाति के आधार पर वर्गीकरण करना। अच्छा, गुणों के अलावा वर्गों के आधार पर भी वर्गीकरण होता है।
जैसे कि किसी कॉलेज के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का वर्गीकरण, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अंक लाने वाले विद्यार्थी, और उनको अलग अलग विद्यार्थियों को इसी वर्गों में बांट दिया गया। कभी कभी वास्तविक और काल्पनिक वर्गीकरण की भी कैटेगरी देखने को मिलती है। जब प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो उसे वास्तविक कहा जाता है, ठीक है। और जब सांख्यिकी में स्वेच्छा से या सांख्यिकी विद की स्वेच्छा से वर्गीकरण किया जाए तो उसे काल्पनिक कहा जाएगा। एक और बात आती है कि विभिन्नता में एकता का वर्गीकरण वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि आंकड़ों में विभिन्नता में एकता स्पष्ट हो जाए। अर्थात आपने अगर किसी क्लास के बच्चों का वर्गीकरण करना है तो आप वर्गीकरण कैसे करते हैं? आप देखिए, आपके क्लास में वर्ग बनते हैं, वर्ग यानी सेक्शंस बनते हैं ना, तो उसमें ए बी सी ऐसे बनते हैं। तो जैसे मान लिया हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको ए सेक्शन में, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले को बी सेक्शन में कर दिया, सी में उन बच्चों को कर दिया गया जिनका एडमिशन बाद में हुआ, या जो हो सकता है कि कमज़ोर बच्चे हों जिनको स्पेशल थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो ये गुणों के आधार पे आप देखिए यहाँ पे वर्गीकरण हो रहा है, ठीक है। अब जब ऐसे होगा तो आप क्या पाएंगे कि ये सारे के सारे बच्चे आप ही के क्लास के हैं, तो इनमें एकता भी है लेकिन इनमें विभिन्नता भी है, क्योंकि ए हिंदी मीडियम का हो गया, बी इंग्लिश मीडियम का हो गया, और सी जो अपेक्षाकृत बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका हो गया। तो आप देखिए कि इसमें विभिन्नता भी है और एकता का भी ये वर्णन है, क्योंकि ये एक ही क्लास है जिसमें अलग अलग 3 सेक्शंस हो गए। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अभी आपने क्या पढ़ा कि वर्गीकरण के प्रकार कितने होते हैं। उससे पहले आपने वर्गीकरण की परिभाषाएं कॉर्नर और हिग्स की पढ़ी, और सबसे पहले आपने ये जाना कि आंकड़ों का वर्गीकरण होता क्या है, कि जो भी आंकड़े इकट्ठा होते हैं उसमें बहुत सारे आंकड़े असंगत होते हैं और अनुपयोगी होते हैं। आप जब उनका वर्गीकरण करते हैं तो वह स्वयं बोलने लगते हैं, और जो भी उद्देश्य जिसके अंतर्गत उनका संकलन किया गया था वह उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण के लक्षण कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख लक्षणों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 4 लक्षण नज़र आएंगे। पहला, वर्गीकरण समूह की इकाइयों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है। अभी आपने देखा सेक्शन ए बी सी मैंने आपको बताया था, तो ये भिन्न भिन्न वर्ग बन गए। वर्गीकरण का काम ही यही है। वर्गीकरण गुणों के आधार पे होता है। हिंदी वाला अलग, इंग्लिश मीडियम वाले अलग, और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स अलग हो गए। वर्गीकरण पदों की भिन्नता के बीच भी उनकी समानता को स्पष्ट करता है। ए बी सी में आने वाले विद्यार्थी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनकी समानता भी है कि वो एक ही क्लास के हैं, यानी कि इनका जो क्लास है वो तो सेम है ना। तो ये विभिन्नता के बीच समानता को स्पष्ट करता है वर्गीकरण। और वर्गीकरण यथार्थ के रूप में या भावात्मक रूप में भी हो सकते हैं। यथार्थ यानी वही वास्तविक जब प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण हो, और भावात्मक रूप तब होगा जब उन्हें सांख्यिकीविद अपनी भावना के अनुसार कोई भी स्वरूप देता है। वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, ये अगला सवाल है जिस पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। वर्गीकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं हम ज़रा यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। पहला है कि जो आंकड़े आपको मिल गए हैं संकलन से, संकलन किसी सांख्यिकी अनुसंधान का पहला स्टेप था। ये दूसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन। संकलन के माध्यम से हमें जो भी रॉ डेटा मिलता है हमें उसको, वो विस्तृत होता है और बहुत बार असंगत होता है, तो हमें उसे बहुत बार जटिल भी होता है, तो हमें उसे थोड़ा सा सरल बनाना है और संक्षिप्त बनाना है। ये वर्गीकरण का पहला उद्देश्य है। कैसे? वर्गीकरण आंकड़ों को समझने में अधिक मानसिक परिश्रम न करना पड़े, इसके लिए किया जाता है। जैसे एक कॉलेज है कोई, उसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, उससे आप ऐसे ही कोई पूर्णांक निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। भले मान लिया 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थियों के अंक कॉमा लगा करके या ऊपर नीचे आप लिखते चले जाएं, तो क्या आप उससे कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन जब आप इन्हें श्रेणियों में बांट देते हैं, जैसे कि आपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियां बनाई, तो क्या हुआ, वे आसानी से समझ में आने लगते हैं और हम एक परिणाम पे पहुंच सकते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कितने विद्यार्थी 100 में से प्रथम, द्वितीय या तृतीय तक आए, और हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की स्थिति में आते हैं। तो सरल और संक्षिप्त बनाते हैं वर्गीकरण के माध्यम से हम समंकों को। दूसरा,
समानता और असमानता को स्पष्ट करना। वर्गीकरण में सांख्यिकीय आंकड़ों की समानता का आधार क्या है, यह भी पता चलता है, और उनमें असमानता क्या है जिसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि साक्षर, निरक्षर, विवाहित, अविवाहित, ये तो इनकी विभिन्नता है, लेकिन वह किसी एक मोहल्ले के वासी होंगे, ठीक है, किसी एक क्लास के पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे जो विवाहित अविवाहित हो सकते हैं। तो आपने देखा समानता और असमानता को यह स्पष्ट करता है। तुलना में सहायक होना, इसे भी ज़रा सा हम जानेंगे। देखिए, आंकड़ों का जब वर्गीकरण हम कर लेते हैं तो हमें तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे दो कॉलेज के इंटर कॉमर्स गणित के विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक दिए जाएं। कॉलेज कौन से हैं, दो कॉलेज हैं, उसमें जो इंटर में कॉमर्स के जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांक दिए गए हों, तो हम दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के बारे में ऐसे आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। कुछ भी मतलब कह नहीं सकेंगे कि किनका बौद्धिक स्तर अच्छा है। लेकिन अगर प्राप्तांकों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वर्गों में बांटकर तुलना हम करने लगें तो हम जान जाएंगे कि किस विद्यालय के बच्चे बौद्धिक रूप से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। समझ गए ना। और चौथा है तर्कपूर्ण व्यवस्था करना। वर्गीकरण एक तर्क संगत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण दिया है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या को बिना किसी आधार के लिखने की अपेक्षा हम उन्हें आयु, कक्षा आदि वर्गों में बांटकर व्यक्त करें। यह एक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी। सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। आप जानते हैं कि आंकड़ों का एकत्रीकरण ये पहला कदम था, इन्हें आप बोलते हैं कलेक्शन। दूसरा कदम क्या था, क्लासिफिकेशन, और तीसरा कदम होता है प्रेजेंटेशन। तो दरअसल यह क्लासिफिकेशन जो है ना, ये प्रेजेंटेशन का आधार प्रस्तुत करता है। ये जो सारणीयन है यह प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। आप ग्राफ के जरिए भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, टेबल के ज़रिए प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, है ना, कोई फिगर के ज़रिए भी प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। तो ये तो आपने यहाँ पर क्या पढ़ लिए, यह आपने पढ़ लिए वर्गीकरण के लक्षण। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको वर्गीकरण बेहतरीन करना है, आदर्श वर्गीकरण के लक्षणों के तत्व कौन कौन से हैं, अब आपको उन पे इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तत्व का मतलब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं ही हैं। पहली बात है व्यापकता। वर्गीकरण इतना व्यापक हो कि संबंधित जितनी भी इकाइयाँ हैं वह किसी न किसी वर्ग में अवश्य जाएँ, कोई इकाई छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। यदि कुछ इकाइयाँ एक निश्चित वर्ग में आ न सकें तो आप ये मान लीजिए कि उनके लिए आप एक विविध वर्ग बना दीजिए। उदाहरण के लिए यदि वैवाहिक स्थिति के आधार पर आपको विवाहित और अविवाहित बनाना है और केवल दो ही वर्ग बनाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं यह संभव है कि कुछ लोग ना शामिल हो सकें। वो लोग हो सकते हैं कौन कौन से, विधुर, विधवा, तलाकशुदा लोग, है ना। इसी तरह से अगर आपको पुरुष और महिला का बनाना है तो उसमें भी संभव है कि कुछ लोग ना आ सकें, तो इसके लिए आपको ट्रांसजेंडर एक और आपको वर्ग बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वर्गीकरण करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि वर्ग जो हैं वह पूर्ण हों और व्यापक हों ताकि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य जाए। दूसरा, असंदिग्धता और स्पष्टता। विभिन्न वर्ग इस प्रकार से व्यवस्थित करने चाहिए कि उनमें स्पष्टता हो, सरलता हो और उसमें कोई संदिग्धता ना हो, यानी कि वह मतलब कोई डाउट ना हो, कोई इल्यूजन ना हो, भ्रमात्मक ना हो, कोई संदेह या संदेह की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। एक और इसमें जो गुण आता है वह है स्थिरता का गुण। स्थिरता भी उत्तम वर्गीकरण का आवश्यक तत्व है। प्रत्येक जांच के साथ वर्गीकरण का आधार भी बदल जाता है, तो अगर ऐसा हो जाए तो आंकड़े जो है ना वो तुलना योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आधार न बदले। क्या इसका आशय है, देखिए, विभिन्न भारतीय जनगणनाओं में भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर जनगणना का वर्गीकरण किया गया है, जिसके कारण भारत में जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो पूर्ण रूपेण तुलनीय नहीं है। हाँ, अगर कोई सांख्यिकीविद इनकी तुलना करना चाहता है तो वह उनमें पहले आवश्यक मॉडिफिकेशन करता है और उसके बाद में ही वह उनमें तुलना कर पाता है। कुछ और आदर्श वर्गीकरण के लक्षणों में आता है सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों का सजातीय होना आवश्यक है वर्गीकरण के लिए। अगर यह गुण नहीं है तो नहीं हो पाएगा। जैसे आपने जब सेक्शन ए, बी, सी बांटे तो दरअसल वो सेक्शन का आवंटन, बंटवारा किसी एक क्लास का ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसमें
जो सेक्शन बना रहे हैं वो किसी एक विद्यालय के बच्चे आपने लिए हैं और उनके क्लासेस बना रहे हैं, तो आप उसमें दूसरे विद्यालय के बच्चे शामिल नहीं कर सकते। तो ये सजातीयता क्या है कि ये सारे बच्चे एक ही विद्यालय के हैं। यहाँ इस सेक्शन में सजातीयता क्या है कि ये सारे बच्चे अलग अलग सेक्शन में जो आए वो एक ही क्लास के हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अनुकूलता वर्ग संरचना अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति जानने के लिए वर्गीकरण उनकी आय के अनुसार होना चाहिए, ना कि आयु के अनुसार या वैवाहिक स्थिति के अनुसार। ये तो बिल्कुल ज़रूरी है ना। आपका उद्देश्य अगर मजदूरों की आर्थिक स्थिति जानना है तो आप वर्गीकरण उनकी आय के, इनकम के आधार पर करें। उनकी आयु या उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो वो अनुकूल वर्गीकरण नहीं होगा। वर्गीकरण जैसा भी हो वो लचीलादार ज़रूर होना चाहिए, लचीलापन उसमें होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए, ताकि नवीन परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन होते हैं तो वर्गों को यथावश्यकता संशोधित किया जा सके। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक पद का समावेश होना आवश्यक है। इसी तरह का वर्गीकरण होना चाहिए जैसे समस्त वर्गों का जोड़ कुल मात्रा के बराबर होना चाहिए। वर्गीकरण इतना पूर्ण होना चाहिए कि समूह की प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य आ जाए। जैसे अगर आपने 100 लोगों का वर्गीकरण करा और आपने मान लिया उनकी आयु के आधार पे किया, तो आपने आयु रखी 0 से 10 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 30 से ऐसे ही 90 से 100 तक। तो अगर आप सारे के सारे वर्गों में जितने भी लोगों को शामिल करते हैं तो हर वर्ग में जो लोग आए हैं अगर उनका टोटल करेंगे तो पूरा 100 होना चाहिए, क्योंकि आपने 100 लोगों का इस तरह से वर्गीकरण किया था। तो वही इन्होंने कहा कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में आ जाए, ताकि इस तरह से ये हो जाए कि जो भी समस्त वर्गों का योग आए वह दरअसल उतना ही होना चाहिए जितना कि कुल मात्रा उनकी थी, यानी वर्गों का जोड़ कुल मात्रा के बराबर 100 के बराबर हो जाना चाहिए। एक बात और समझ लीजिएगा कि कोई भी ऐसी इकाइयाँ बचनी नहीं चाहिए जो किसी भी वर्ग में ना आने की स्थिति में हो। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि जैसे स्त्री पुरुष का अगर आपने बना रखा है जनसंख्या का वर्गीकरण करते समय, तो अन्य भी रख लीजिए एक। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों की कैटेगरी में आने की स्थिति में नहीं होते, तो उन्हें अन्य की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। वर्गीकरण का आधार क्या हो, वर्गीकरण किस आधार पे करना चाहिए, तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये बात बहुत कठिन नहीं है। वर्गीकरण का आधार इकाइयों की एकता और विषमता दोनों पर होनी चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा था कि सभी इकाइयाँ अगर समान होंगी तो विषमता के अभाव में उनका एक ही वर्ग बन पाएगा। भिन्न भिन्न वर्गों की रचना संभव नहीं हो सकेगी। अगर यहीं इसके विपरीत सभी इकाई जो हैं वह विषम हो, सारी एकदम अलग हों, तो किन्हीं दो इकाइयों में समानता ही अगर नहीं है तो भी उनका वर्गीकरण नहीं हो सकता। यानी कि दोनों गुण आवश्यक हैं, एकता और विषमता, समता और विषमता दोनों का जो है लक्षण अगर होगा तो ही वर्गीकरण हो सकता है। ये वर्गीकरण की शर्त भी है और आधार भी। वर्गीकरण के जो भेद आपने अभी सुने थे, अब हम थोड़ा सा उन्हें जानेंगे। गुणों के आधार पर वर्गीकरण किए जाते हैं, तो गुणों के आधार पर जब वर्गीकरण होगा तो आप पाएंगे कि हर वर्ग में एक गुण होगा, दूसरे वर्ग में दूसरा गुण होगा। वे आंकड़े जिनमें एक ही गुण है वह दो वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं, उन्हें सरल वर्गीकरण कहा जाएगा। परंतु वे आंकड़े जिनमें एक से ज़्यादा गुण होते हैं वो कई सारे वर्गों में बांटे जाते हैं, उन्हें बहुगुणी वर्गीकरण कहा जाता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे सुंदर असुंदर, धनी निर्धन, पुरुष स्त्री, ये सब सरल वर्गीकरण हो गए। जबकि देश विदेश की जनसंख्या का 3 गुणों लिंग, साक्षरता और रोजगार के आधार पर अगर किया जाए तो इसमें लिंग एक गुण हो गया, साक्षरता दूसरा और रोजगार की स्थिति ये तीसरा गुण हो गया। तो अगर आप इसे वर्गीकृत करना चाहें तो इस तरह से करेंगे। जैसे जनसंख्या है तो जनसंख्या को आपने पुरुष और स्त्री में बांटा। वह पुरुष साक्षर निरक्षर हो सकते हैं, महिलाएं साक्षर निरक्षर हो सकती हैं। जो साक्षर हैं वो रोजगार बेरोजगार हो सकते हैं, जो निरक्षर हैं वह भी रोजगार में या बेरोजगारी की स्थिति में हो सकते हैं। महिलाओं के साथ भी साक्षरता और निरक्षरता के आधार पर रोजगारी या बेरोजगारी की स्थिति बनती है। तो ये गुणों के आधार पे हो गया। फिर वर्गांतरों के आधार पे अगर आप इनका वर्गीकरण करते हैं तो यह कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ हम उदाहरण लेते हैं कि मान लिया 30 व्यक्ति हैं जिनकी आयु जो है वो 2 वर्ष से 49 वर्ष के बीच है। तो आप क्या करेंगे,
आप वर्ग बना लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और जो भी वर्ग में जो भी लोग हैं, आप जब उनका वर्गीकरण करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 0 से 10 के बीच है, ऐसे 5 व्यक्ति हैं। 10 से 20 वाले 9 व्यक्ति हैं। 20 से 30 वाले 20 व्यक्ति हैं। और कुल मिलाकर के यह व्यक्ति जितने भी थे, इनकी सब की संख्या जो है वो उतनी ही आनी चाहिए। तो आपने अगर इनकी संख्या अगर आप देखें 30 मानी थी, तो ये 30 ही यहाँ पे आनी चाहिए। इसको आपको समझना होगा। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 5, 9, 20, 12, 4 ये 30 के बराबर होना चाहिए। हालांकि ये इन्होंने वो उदाहरण नहीं लिया है, तो इसमें संख्या कुछ और आएगी। लेकिन जितने भी होंगे, अगर आप मान लें कि ये जो संख्या आ रही है 5, 9, 14, 20, 34 होगा, 34 और 4 38 होगा, और 38, 12, 50, तो ये 50 विद्यार्थी हैं, 50 लोग हैं जिनकी आयु इस तरह की है। आप इसे देखेंगे कि ये जो पहला क्लास है, इसमें 2 दिए गए हैं 0 से 10, तो इसमें इन्हें ये दोनों वर्ग सीमाएं हैं, क्लास लिमिट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनको वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल कहा जाता है। जैसे 10 और 0, इसमें ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। ठीक, तो निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट, और जो उच्च सीमा है यानी कि अपर लिमिट, इनके बीच का अंतर ही वर्गांतर है, यानी कि क्लास इंटरवल है। 0 से 10 में 0 निम्न सीमा, 10 उच्च सीमा, दोनों के बीच के अंतर को विस्तार बोलते हैं। इसे आई से आप रिप्रेजेंट करते हैं, आई मतलब इंटरवल। तो 0 से 10 के बीच में विस्तार कितना होगा? 10 माइनस 0 उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा बराबर 10। अगर आप इन दोनों को जोड़ लें और 2 से डिवाइड कर लें तो ये मध्यमान आता है। ये मध्यमान कितना होगा? 5। अगर आप इन आयु वर्ष का मध्यमान निकालना चाहें तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा। 15 आने के लिए क्या करना होगा? 10 + 20/2 करना होगा, तो ये 30/2 बराबर 15 आ जाएगा। यहाँ पर 25 आएगा, 35 और 45 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई इनसे संबंधित। अपवर्जी और समावेशी विधियाँ ये अब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।